हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 से। डायमेंशनल एनालिसिस को हम कंप्लीट स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर। बड़े ध्यान से समझनी है आपने वीडियो। और अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूलेज बड़े अच्छे से बनाने आ गए ना, ये मान लीजिए इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप बहुत ईजिली सोल्व आउट कर लोगे। बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, बिल्कुल भी रटने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी कहीं पे भी किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूले को। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने डायमेंशन का मतलब क्या होता है। अब कोई भी अगर हमारी शेप है, कोई भी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? उसकी डायमेंशंस के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए आपके पास कोई रेक्टेंगल दे दी जाए तो हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, उसको कैसे पता लगाते हैं? उसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या होती है? डिफरेंट होती है। स्क्वायर फॉर्म में कोई आपको ऑब्जेक्ट दे दी जाए, उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं तो उसको आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि स्क्वायर है। कोई सर्कुलर फॉर्म में या स्फेरिकल फॉर्म में कोई चीज दे दी जाए, उसको भी आप उसकी डायमेंशन से आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, तो यहां पे डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब क्या है? जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है ना, जैसे हमारी कोई भी मेजरमेंट के प्रोसेस के लिए यूज की जाती है, लेंथ होगी, मास होगी, टाइम हो गई, या फिर फोर्स होगी, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गई, या फिर बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, प्रेशर है, हमारी टेम्परेचर है। इन सब क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमने क्या यूज किया है? डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज किया है। समझ में आई बात? किस लिए हम डायमेंशनल फॉर्मूले का यूटिलाइज करते हैं? अपनी जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, किसकी हेल्प लेते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूलेज की। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, यहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला या फिर डायमेंशन का मीनिंग क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। अब यहां पे डायमेंशन की बात करें या डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो होती क्या है डेफिनेशन? अगर अच्छे से अगर हम देखें, राइट डाउन कर लेना, वीडियो पॉज करके अपने नोट्स साथ के साथ प्रिपेयर करते रहना। क्या है डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होती है? आर द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल जो हमारी क्वांटिटीज होती हैं 7, उनकी पावर्स होती हैं यूज टू रिप्रेजेंट द डिराइव्ड क्वांटिटी, जो कि डिराइव्ड क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का काम करती हैं। ध्यान से समझो क्या कहा है उसने कि पावर्स होती हैं हमारी क्या? डायमेंशंस। डायमेंशंस किसकी फॉर्म में होती हैं? पावर की फॉर्म में। और वो पावर्स किसकी होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज की, यूज टू रिप्रेजेंट डिराइव्ड क्वांटिटीज, जो कि डिराइव्ड क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने में हमारी हेल्प करती हैं। अभी यहां से आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा होगा, एक दो एग्जांपल देखेंगे, वहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहां पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, यहां पे क्या लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या है हमारी डायमेंशन? सबसे पहले हमारी जो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी आती है वो क्या आती है? हमारी लेंथ। अब लेंथ को हम किस तरीके से मेजर करते हैं? कैपिटल एल की फॉर्म में, और कैपिटल ब्रैकेट का हम यहां पे यूटिलाइज करते हैं। सेकेंड क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो वो आती है हमारी मास। मास को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट हमारी यूटिलाइज होगी। थर्ड जो क्वांटिटी आती है हमारी मास के बाद आती है टाइम। इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर देंगे। जहां पे भी टाइम से रिलेटेड कुछ भी बात आ जाएगी ना, समय की बात होगी कुछ भी, तो हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला टी से रिप्रेजेंट करेंगे। वेट से रिलेटेड कुछ भी बात होगी, मास से रिलेटेड, तो हम एम यूज करेंगे। डिस्टेंस से रिलेटेड या फिर लेंथ से रिलेटेड कोई भी बात होगी तो उसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लेंगे? एल से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? मेन जो होती है हमारी ये तीन ही क्वांटिटी हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, जो कि क्लास 11th में यूटिलाइज होने वाली हैं। वैसे अगर हम बात करें अपनी सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज की, तो फोर्थ नंबर पे हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटी आती है वो आती है हमारी करंट। ठीक है, करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? कैपिटल ए। फिफ्थ क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ आती है हमारी टेम्परेचर। टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? कैपिटल टी। क्लियर है? सिक्स्थ जो क्वांटिटी आती है हमारी वो आती है हमारी क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कई बार इसको कैपिटल सी से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, सी डी भी लिखा जाता है, तो कैपिटल सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं।
सेवंथ जो क्वांटिटी होती है हमारी वो होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या होती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल से। तो ये हमारी 7 क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशंस इस प्रकार हैं और इन्हीं का यूटिलाइज किया जाता है हमारी अदर डिराइव्ड क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने में। अब अगर मैं बात करूं एग्जांपल, देखो यहां पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम। डायमेंशंस फॉर्मूले की बात करेंगे, वो बाद में करेंगे। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। अब एरिया क्या है? हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की। अब कोई भी एरिया होता है कैसे निकलता है हमारा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ से। मेनली तो ये यूज करते हैं हम। रेक्टेंगल हो गया हमारा, जैसे स्क्वायर हो गया, स्क्वायर में भी साइड का स्क्वायर होता है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या? एक तरीके का डिस्टेंस। तो कौन सी क्वांटिटी हम इनमें से यूज करेंगे लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए? एल को। तो यहां पे आ गया हमारा एल। ब्रेड्थ को, ये भी एक तरीके का डिस्टेंस है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी क्या करेंगे? एल। तो हमारा एल इंटू एल क्या हो जाएगा? एल की पावर 2। अब किसी भी एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ना तो टाइम की रिक्वायरमेंट है, ना मास की रिक्वायरमेंट है, ना अदर हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट है। तो अदर क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी हमारी? 0, m0 l 2 t0। मेन जो डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे हम इन तीन ही फॉर्म में लिखेंगे, मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में, क्योंकि क्लास 11th में बस यही 3 हमारी क्या है? यूटिलाइज होने वाली है। क्लियर हो गई बात? तो अब देखो मैंने जो डेफिनेशन लिखी थी उसका मतलब अब समझ में आएगा आपको। क्या कहा था? डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर पावर्स का यूज किया जाता है। अब ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। m की पावर 0, मास की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया है। l की पावर 2 मतलब l को हमने 2 बार यूटिलाइज किया है, तब हमारा किसका फॉर्मूला निकला है? एरिया का। समझ में आ गई बात? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर्स का यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट द डिराइव्ड क्वांटिटीज। उसको कहते हैं हम डायमेंशन या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पूरे पेज पे जो कुछ भी हमने स्टडी किया है बिल्कुल अच्छे से आपको सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। कोई भी डाउट मन में नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम यहां तक फील होती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम जितनी भी मोस्टली हमारी क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज यूज होने वाली हैं, उनके डायमेंशनल फॉर्मूले किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम उनको बहुत इजीली याद रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहां पे हमने पेज को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लिया है जिससे हमें इजीली अपने डायमेंशन फॉर्मूले समझ में आ जाएं। तो सबसे पहले जो हमारी कॉलम है ये है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए। फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। यहां पे इसका जनरल फॉर्मूला लिखा जाएगा और यहां पे आ जाएगा हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। ध्यान से समझना। सबसे पहली जो क्वांटिटी आती है हमारी वो आती है एरिया। एरिया कैसे लिखा जाता है हमारा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ से। लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्लियर बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आप यूज करोगे? लेंथ क्या है? एक तरीके का डिस्टेंस, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एल का यूटिलाइजेशन करेंगे। ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए भी एल का यूज करेंगे। एल इंटू एल क्या हो जाएगा हमारा? एल की पावर 2, ठीक है। अब देखो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एल की पावर 2 चाहिए हमें। एम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, टाइम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो बन जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? m0 l की पावर 2 t की पावर 0। समझ में आ गया? क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। सेकंड वाले पे चलते हैं। हमारा सेकंड जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है हमारा वॉल्यूम का। जो भी इंटरकनेक्टेड है हम सारे के सारे करते चलेंगे, बड़े ध्यान से समझने हैं बस वीडियो, साथ के साथ नोट डाउन भी कर लेना आप। वॉल्यूम क्या होता है हमारा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ऐसे ही तो वॉल्यूम निकलता है। अब देखो इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें डायमेंशन फॉर्मूला कौन सा चाहिए? लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए भी एल चाहिए, ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए भी एल, और हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी एल। इन तीन ही चीजों से तो रिप्रेजेंट करेंगे। क्या आप हाइट को एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
टाइम से भी नहीं रिप्रेजेंट हो सकती, तो सारे के सारे डिस्टेंस है तो एल से रिप्रेजेंट होंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा यहां पे एल क्यूब मीन्स m0 l क्यूब t0। ये भी क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थर्ड क्वांटिटी के ऊपर चलेंगे हम। थर्ड है हमारी डेंसिटी। डेंसिटी किसके इक्वल होती है? मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम आपने पढ़ा भी होगा ना, रो इज इक्वल टू m बाय वी। नहीं पढ़ा तो अभी फिजिक्स में बहुत जगह यूटिलाइजेशन होगा इसका। रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। अगर ये फॉर्मूले भी अगर आपको साथ के साथ अच्छे से लर्न होंगे ना, तो ये मान लीजिए आपको कहीं पे भी फिजिक्स में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ऐसे डायरेक्टली रट्टा लगाओगे ना, एरिया का m0 l2 t0, वॉल्यूम का m0 l क्यूब t0, लगे रहो भाई, कभी नहीं हो पाएंगे, बहुत बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। अब एक बार तो रट लोगे इनको, बट इन फ्यूचर अगर 2 मंथ्स 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के बाद या 12th में आपको कोई फॉर्मूला की जरूरत पड़ गई ना, नहीं कर पाओगे। ऐसे करो, बिल्कुल अच्छे से होंगे। मुझे सारे के सारे लर्न हो रखे हैं। तो यहां पे मास बाय वॉल्यूम है। मास का क्या होता है? m। मास को तो m से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम का अभी अभी निकाला था, क्या था? l क्यूब। इसको कैसे लिखेंगे? m l की पावर 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो l की -3। टाइम की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया? m0 नहीं रहेगा, m l -3 t0। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। फोर्थ क्वांटिटी के ऊपर चलते हैं। हमारी फोर्थ क्या आती है? स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डिस्टेंस अपॉन में टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। यही तो होता है, डिस्टेंस बाय टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस को किससे मेजर करेंगे हम? एल से। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टी से। टी को ऊपर लेके जाओ तो क्या बन गया? एल टी -1। तो एक तो एल की रिक्वायरमेंट है, एक टी की रिक्वायरमेंट है। मास की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? m0 lt -1। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ फिजिकल क्वांटिटी क्या है हमारी? एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? सारी फेमिलियर टर्म है आपके पास, नई टर्म कोई भी नहीं आ रही है अभी। एक्सेलरेशन क्या होती है हमारी? वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब भाई वेलोसिटी का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला ना पता लगे आपको तो क्या करो? वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? डिस्टेंस अपॉन में या डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्टेंस लिख लो बेशक से, अपॉन में टाइम, और ये भी हमारे पास क्या था? टाइम। ऐसे कर लो। तो देखो, डिस्टेंस को एल से, टाइम को टी से, इनटू में इस टाइम को टी से। तो यहां पे क्या बन गया? एल टी इंटू टी, टी स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो टी की -2। समझ में आई या नहीं आई बात? इसको डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा अब? m0 l t -2। क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? नेक्स्ट अपनी सिक्स्थ फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर चलते हैं हम। सिक्स्थ आती है हमारी मोमेंटम। अब ये मोमेंटम क्या होता है? क्लास 9th के अंदर आपने पढ़ा होगा, पी से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और किसके इक्वल होता है? मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल। मतलब कोई भी m मास की ऑब्जेक्ट अगर v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसके अंदर क्या होता है? मोमेंटम होता है। अब क्रिकेट खेलते हैं, खेलते टाइम कमेंट्री वाले बोलते हैं ना कई बार कि भाई इस प्लेयर ने मोमेंटम हासिल कर लिया, अब ये बड़े छक्के चौके लगाएगा, बॉल भी इसको फुटबॉल नजर आने लगी है। मोमेंटम का मतलब होता है एक तरीके से लय में आ जाना, किसी चीज के अंदर खो जाना। ठीक है, जब कोई m मास की ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से चलने लग जाए, दौड़ने लग जाए, तो उसके अंदर मोमेंटम आ जाता है। इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें, मास का रिप्रेजेंटेशन m से, वेलोसिटी का अभी अभी हमने देखा था lt -1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो बन गया हमारा मोमेंटम का, क्या बन गया? mlt -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए मोमेंटम। क्लियर? सेवंथ क्वांटिटी देखते हैं हमारी। सेवंथ क्वांटिटी क्या आती है? फोर्स। अब ध्यान से समझो, फोर्स है क्या चीज? फोर्स का मतलब क्या होता है? जब कोई m मास की ऑब्जेक्ट a एक्सेलरेशन से मूव करने लग जाए, तभी हम क्या कहेंगे? उस पर फोर्स अप्लाइड। अब जैसे मान लीजिए ये एक पेन रखा है यहां पे, मैंने कह दिया इसको मूव कराओ, और मैंने यहां से फोर्स अप्लाई की और ये ऑब्जेक्ट कहीं पे मूव नहीं हुई, तो इसका मतलब मैंने फोर्स कितनी लगाई? 0, क्योंकि जो काम था इस ऑब्जेक्ट को तो मैं डिस्प्लेस ही नहीं कर पाया, तो हमारी फोर्स क्या हो जाएगी? 0। अगर m मास की ऑब्जेक्ट को a एक्सेलरेशन से मैं डिस्प्लेस कर दूं तो वो हमारी क्या कहलाएगी? फोर्स कहलाएगी। ठीक है, तो यहां पे फॉर्मूला क्या बन गया? मास इनटू वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला बन जाएगा यहां पे? मास का रिप्रेजेंटेशन m से, वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है हमारा? lt -1।
सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन था, वेलोसिटी गलती से लिखा गया यहाँ पे एक्सेलरेशन। जब m मास की ऑब्जेक्ट a एक्सेलरेशन से मूव करे, एक्सेलरेशन का LT-2 था, तो डायमेंशनल जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा हमारा MLT-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। क्लियर? 7 की 7 फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अदर फिजिकल क्वांटिटीज। और ये जो फॉर्मूला है ना F इज इक्वल टू ma, ये मान लीजिए आप पूरी फिजिक्स पढ़ लोगे, ये तो चलता ही रहेगा। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कई जगह यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी आती है हमारी, वो आती है हमारी वर्क। वर्क के बारे में देखेंगे हम। वर्क क्या चीज होती है? अब मैंने बोल दिया कि आपको भाई इतने डिस्टेंस पे जाओ, या फिर वहां सामने जो चीज ऑब्जेक्ट पड़ी है उसको उठा के यहां ले आओ। ठीक है, तो आपने क्या किया, वहां पे गए, उस ऑब्जेक्ट को वहां से पिक किया तो कोई फोर्स अप्लाई की है, और उस ऑब्जेक्ट को वहां से मेरे पास लेके आए तो कुछ डिस्टेंस भी मूव कराया है। तो अगर किसी हम m मास की ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करके कुछ डिस्टेंस मूव करा दे तो हम वर्क डन बोलते हैं। अब मान लीजिए आप उस बुक को उठा के या फिर ऑब्जेक्ट को उठा के मेरे पास नहीं ला सके, तो आपका वर्क डन क्या बोला जाएगा? जीरो बोला जाएगा, क्योंकि आपने तो काम किया ही नहीं है वो। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, फोर्स इंटू डिस्टेंस के इक्वल। ठीक है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा था आपने, क्या होता है हमारा MLT-2 इंटू में डिस्टेंस को किससे मेजर करेंगे, L से। तो ये क्या बन जाएगा हमारा M, L की पावर क्या हो जाएगी 1 और 1 2, और T-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। नेक्स्ट जो क्वांटिटी आती है हमारी 9th जो है एनर्जी। ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, या कोई अदर एनर्जी हो, कोई भी हो सकती है, वो सब किसके इक्वल होती है हमारी, वर्क के इक्वल। वर्क डन, जिसके अंदर जितनी एनर्जी होगी उतना ही वो क्या करेगा, वर्क करेगा, क्योंकि वर्क इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी। अब आपने यूनिट भी देखी होगी, एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है और वर्क डन की भी यूनिट क्या होती है, जूल ही होती है। तो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला जो था वही हमारा क्या होता है, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो ये भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ML/T-2। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी आती है वो आती है हमारी पावर। पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब जहां पे भी ये टर्म आ जाए ना, रेट, ध्यान से सुन लो, पूरी फिजिक्स में कहीं ना कहीं यूज होगी जरूर। रेट का मतलब होता है अपॉन में टाइम, टाइम के साथ कंपेयर कर रहा है। रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या है, वर्क अपॉन में टाइम। अब देखो, कोई अगर मान लीजिए कमजोर बच्चा है, एक मान लीजिए ताकतवर हैवी बच्चा है, मतलब बहुत बॉडी सोडी बना रखी है भाई, और काम करने की बोल दें उनको कि भाई आपने ईंटें उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखती हैं। कमजोर बच्चा क्या करेगा, एक या दो ईंट एक बार में पिक करेगा, और जो बॉडी बिल्डिंग वाला बच्चा होगा, हैवी सा, और जिसके अंदर बहुत ज्यादा एबिलिटी होगी, पावर ज्यादा होगी, वो क्या करेगा, 4-4 5-5 ईंटों को इकट्ठा उठा के और फटाफट रख देगा। तो जल्दी काम कौन फिनिश करेगा, जिसकी बॉडी सोडी है, हैवी बच्चा जो है। तो वो क्या आ गया यहां पे, पावर का कंपैरिजन। कमजोर बच्चे के अंदर पावर कम होगी तो उसकी रेट ऑफ डूइंग वर्क भी क्या होगी, स्लो, मतलब वर्क अपॉन टाइम क्या होगा, कम। और जो हैवी बच्चा होगा उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होगा, फास्ट। तो वर्क अपॉन में टाइम किसको रिप्रेजेंट करता है, पावर को। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा है हमने, क्या होता है ML/T-2 अपॉन में टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, टी को ऊपर लेके जाओ तो क्या बन गया यहां पे ML/T-3। टी को ऊपर लेके जाएंगे T⁻⁻1, T⁻⁻1 और T⁻⁻2 कितना हो जाएगा, T⁻3। क्लियर हो गया 10th क्वांटिटी भी। 11th क्वांटिटी पे मूव ऑन करते हैं हम। उसके बाद आता है हमारा प्रेशर। प्रेशर किसके इक्वल होता है हमारा, प्रेशर होता है हमारा फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया। अब देखो, मैंने इस पेन से क्या किया, यहां पे प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है, ऊपर से क्या लगा रहा हूं मैं, फोर्स, और एरिया कितना कवर कर रहा है, कितने एरिया पे हमारा प्रेशर लग रहा है, इतने पे, जितना हमारा ये पेन स्पेस ले रहा है। तो फोर्स बाय एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर को। इस तरीके से याद रखना, वैसे तो फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो जाती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझो उसको। फोर्स बाय एरिया, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा था हमने, क्या होता है ML/T-2, और एरिया का भी पढ़ा था L⁻²। तो यहां पे एक L से एक L कैंसिल, L ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ML-1T-2। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ML-1T-2।
क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वांटिटी पे आ जाओ। 11 के बाद 12th क्वांटिटी जो आती है हमारी, वो आती है हमारी इंपल्स। अब ये नई टर्म है आपके लिए। इंपल्स क्या होती है हमारी? फोर्स इनटू स्मॉल टाइम। कोई भी स्मॉल टाइम के लिए अगर कोई फोर्स अप्लाई करें तो उसके अंदर क्या आती है? इंपल्स बोला जाता है उसको, स्मॉल टाइम। अब ये टर्म जो है ना, आगे इन फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पे तो बस समझो फोर्स इनटू स्मॉल टाइम। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mL(T)-2 इंटू में स्मॉल टाइम, मतलब भाई टाइम ज्यादा हो या कम हो, रिप्रेजेंट तो टी से होगा। ऐसा तो नहीं है कि हम स्मॉल टाइम को छोटे टी से रिप्रेजेंट करेंगे, बड़े टाइम को कैपिटल टी से। तो रिप्रेजेंटेशन तो हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो टी ही करेगी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे? mL टी की पावर क्या आ जाएगा? -1। टी की -2 था, यहां पे 1 है, -2 + 1 -1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया हमारा? mL(T)-1। क्लियर? 12th क्वांटिटी भी। नेक्स्ट देखते हैं अपनी 13th के ऊपर। 13th आती है हमारी टॉर्क। अब ये मत कहना सर ये नई नई क्वांटिटी आ गई। अभी हमने एक दो वीडियो पहले भी देखा था टॉर्क होता क्या है। मैंने बताया था एंगुलर फोर्स को हम कहते हैं टॉर्क। अब जैसे गेट को ओपन क्लोज करते हैं तो हमें फोर्स अप्लाई करनी होती है, और गेट हमारा क्या करता है? इस तरीके से रोटेट होता है। तो ये क्या हो गया? एंगुलर फॉर्म में कुछ एंगल से अगर फोर्स लगाई जाए तो उस फोर्स को क्या कहते हैं? हमें टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। और टॉर्क एक्चुअल क्या होती है हमारी? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान से देख लेना, ये बहुत जगह यूज होगा हमारा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? mL(T)-2 इंटू डिस्टेंस का L होता है। तो क्या डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया हमारा? mL(2T)-2। क्लियर? किसका इक्वल आ गया? mL(2T)-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम 14th जो क्वांटिटी है हमारी, वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये क्या होता है? ये भी हमने पढ़ा है, इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था। फोर्स क्या होती है? = G m1m2/r²। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने? नहीं पढ़ा है तो वीडियो एक बार सारी देखिए आप पे। नेक्सा क्लासेस की स्टार्टिंग की फर्स्ट या सेकंड या थर्ड वीडियो में है, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे हमें जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो जी को यहीं रखो, बाकी टर्म को एक साइड ले जाओ। तो क्या हो गया यहाँ पे? जी = r² की f से मल्टीप्लाई हो जाएगी, f × r² अपॉन में m1 × m2। तो देखो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया? f क्या है हमारे पास? फोर्स है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? mL(T)-2। सर हर जगह फोर्स ही फोर्स आ रही है, तो याद कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्स। इनटू में r क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L² से। L से रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर है तो L²। अपॉन में मास को m से, m × m क्या हो जाएगा? m⁻², या फिर m × m लिख लो। एक m से m कैंसिल, m को ऊपर लेके गए तो m⁻−1। l की पावर यहाँ पे 1 है, 1 और 2 कितना हो जाएगा? l⁻3 और t की -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। ये भी क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं अपनी 15th क्वांटिटी। मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज को तो हम यहां पे देख लेंगे, कोई अगर और डायमेंशनल फॉर्मूला बच जाएगा तो जहां पे भी उसका यूज होगा वहां देख लेंगे, ठीक है। तो 15th क्वांटिटी आती है हमारे पास स्ट्रेस। स्ट्रेस वो वाली स्ट्रेस नहीं है, कहीं ये सोचो स्ट्रेस माने टेंशन आ गई सर, टेंशन वाली स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस किसके इक्वल होती है? हमारी फोर्स अपॉन में एरिया। एक तरीके से ये प्रेशर का ही काम करती है, प्रेशर के इक्वल ही होती है हमारी स्ट्रेस। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? प्रेशर वाला ही जो अभी अभी हमने निकाला था, क्या होता है? mL-1T-2। निकाल भी सकते हो फोर्स अपॉन एरिया करके। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया? mL-1T-2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए स्ट्रेस। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वांटिटी आती है 16th, वो आती है स्ट्रेन। 16th क्वांटिटी। स्ट्रेन क्या चीज होती है? स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन या फिर चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। वैसे तो एक्चुअल मीनिंग जो होता है स्ट्रेन का वो क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, चाहे वो वॉल्यूम की बात हो, लेंथ की बात हो या एरिया की बात हो। अब जहां पे भी चेंज इन आ जाए ना वर्ड, इसका मतलब होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से।
डेल्टा लेंथ की बात कर रहा था, डेल्टा एल लिखेंगे। ओरिजिनल लेंथ हमारी क्या होगी, एल। एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए ये कोई एल लेंथ की ऑब्जेक्ट थी, हमने इसको खींच के इसको क्या कर दिया, डेल्टा एल लेंथ से क्या कर दिया, इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया। तो चेंज इन लेंथ कितनी हुई, डेल्टा एल। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, एल। तो इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एल से, और ओरिजिनल लेंथ को भी एल से। एल कैंसल, तो भाई कुछ बचा ही नहीं, तो एल की पावर क्या हो गई, 0। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या आएगा, ना तो मास की रिक्वायरमेंट हुई, ना लेंथ की, ना टाइम की, तो भाई तीनों 0 हो गए। तो ये क्वांटिटी ऐसी होती है जिसको हम डायमेंशनलेस क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर बात करें तो यहां पे क्वेश्चन जो आ जाता है बोर्ड में, एमसीक्यूज वगैरह भी, राइट डाउन द डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। तो एक तो क्वांटिटी हमें मिल गई, स्ट्रेन जो होती है हमारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। आगे भी देखेंगे एक दो क्वांटिटी और आएगी जो कि डायमेंशनलेस होती है, जिनका कोई भी डायमेंशन से कोई मतलब नहीं, कोई कैसे भी घूमता रहे, लेंथ कितनी भी हो, टाइम कितना भी हो, मास कितना भी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करेंगे हम 17th की। स्ट्रेन के बाद आता है हमारे पास यंग्स मॉडुलस, नई टर्म 7th यूनिट के अंदर पढ़ेंगे हम। तो यहां पे हम लिख देते हैं यंग्स मॉडुलस। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ वाईसी के फॉर्म में सिंबल होता है। बाकी आपको क्लास 7th यूनिट पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से आपको बता दिया जाएगा। यंग्स मॉडुलस किसके इक्वल होता है हमारा, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। अब देखो स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, ml - 1 t - 2। स्ट्रेन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m0 l0 t0। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ml - 1 t - 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस। क्लियर। 18th क्वांटिटी हम देखते हैं हमारी क्या आएगी। यहां पे बात करेंगे हम एंगल की। एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, अब देखो मान लीजिए क्लास 10th के अंदर आपने पढ़ा होगा इस तरीके से, ये मान लीजिए थीटा एंगल है, ये हमारा क्या है, रेडियस आर है, ये हमारी आर्क है। तो थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ध्यान से देखो, आर्क बाय रेडियस, एल बाय आर होता है हमारा, एल बाय आर। जो ये थीटा होता है एंगल, वो किसके इक्वल होता है, आर्क बाय रेडियस, मींस एल बाय आर। तो डायमेंशन फॉर्मूले की अगर बात करें, एल क्या है हमारा, एक तरीके से डिस्टेंस, इसको रिप्रेजेंट कैपिटल एल से करेंगे, रेडियस को भी कैपिटल एल से करेंगे, एल से एल कैंसल। तो यहां पे भी क्या आ जाता है हमारा, जो एंगल है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, m0 l0 t0। क्लियर। 18th क्वांटिटी भी। 19th क्वांटिटी पे चलते हैं हमारी। 19th आती है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के बारे में तो आपको पढ़ा है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, जब कोई रोटेशनल फॉर्म में हो, कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही हो किसी एक्सिस के अलोंग, उस टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी होती है उसको एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। और एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू नहीं बोलेंगे इसको, ये होता है हमारा ओमेगा, ऐसे डब्ल्यू की फॉर्म में ही होता है, इसको कहते हैं हमें ओमेगा। ध्यान रखना क्या होता है ये, ओमेगा। और ये ओमेगा जो होता है हमारा किसके इक्वल होता है, v बाय आर। आर हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, v हमारा वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला हम देखें तो क्या होता है, lt - 1। और आर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, आर मतलब डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एल से रिप्रेजेंट करेंगे, एल से एल कैंसिल, तो क्या डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, m0 l0 t - 1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आ गई बात। अब अगर मैं बात करूं इसको और किस फॉर्म में हम एंगुलर वेलोसिटी को निकाल सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू किसके होता है हमारा, एंगल अपॉन में टाइम भी होता है। ये नई चीज है, ध्यान रखना, कोई नहीं बताता, बहुत कम बताते हैं कोई टीचर। एंगल अपॉन में टाइम। एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, अभी अभी देखा था, m0 l0 t0। टाइम का t को ऊपर लेके जाओ तो क्या बन गया हमारा, यही तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा, m0 l0 t - 1। क्लियर है या नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 20th क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो वो आता है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। और एंगुलर एक्सेलरेशन हमारी किसकी होगी, इक्वल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम। बड़ा सिंपल है सर, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम। सिंपल एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम। एंगुलर वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं डायमेंशनल फॉर्मूले की, तो अभी क्या था, t की पावर -1 और ये भी t,
टी को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर -2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया, m0 L0 टी की -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। और देखते हैं अपनी नेक्स्ट क्वांटिटीज। अब उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट क्वांटिटी जो है वो है फ्रीक्वेंसी। इसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ये v नहीं है, कहीं ये सोचो v है, इसको थोड़ा सा घुमा दो, इसको क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी, और ये बोला क्या जाता है, न्यू। ठीक है। अब यहां पे अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम 1/t। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टी को ऊपर लेके जाएंगे तो टी की -1, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, मास की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, m0 L0 t -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए फ्रीक्वेंसी। 22nd क्वांटिटी देखते हैं हमारी क्या है, कोई भी और फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सर कैसी कैसी क्वांटिटी बता रहे हो, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। चिंता ना करो, यूनिट नंबर 5 के अंदर आपकी टर्म आ जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरी यूनिट इसी के ऊपर है। ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, कैपिटल आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला होता है m × r²। m मास होता है, r हमारा डिस्टेंस होता है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं डायमेंशनल फॉर्मूले की, मास का m, डिस्टेंस का l², तो बस डायमेंशन फॉर्मूला बन गया mL2 t की पावर 0। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर। लास्ट क्वांटिटी और देख लेते हैं एक, जो कि हमारा mLT की फॉर्म में होता है, वो मान लेते हैं हम सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, अब ये सरफेस टेंशन क्या होता है सर, ये भी 7th यूनिट में आएगा, थोड़ा सा बता देता हूं। यहां पे सरफेस टेंशन मतलब सरफेस के ऊपर जो भी टेंशन है, भड़क जो है, उसको हम सरफेस टेंशन कहेंगे। नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, ये नहीं है, फिजिक्स में ऐसे नहीं चलेगा कि आपने वर्ड पकड़ा और उसी को अपनी जनरल लाइफ से एक्सप्लेन कर दिया, ऐसे नहीं होगा। सरफेस टेंशन क्या होती है, एक सेंट्रल फोर्स होती है एक तरीके की। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसे हमारी रेन की ड्रॉप होती है, वो कैसी फॉर्म में होती है, सर्कुलर फॉर्म में। वो किसकी वजह से होती है, सरफेस टेंशन की वजह से। अब जैसे टैप है हमारी, ठूठी होती है, टूटी, कई जगह टूटी कहते हैं, ठूठी भी कहते हैं भाई, जो भी है अपने एरिया वाइज है, जो भी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। उसमें से अगर मान लीजिए कोई टिप 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 पानी गिर रहा है, तो जैसे ही वाटर की ड्रॉपलेट टैप से गिरती है तो वो कैसी होती है, स्फेरिकल, गोल गोल होती है। ठीक है। तो वो भी किसकी वजह से होती है, हमारी सरफेस टेंशन की वजह से होती है। और सरफेस टेंशन होती किसके इक्वल है, फोर्स बाय लेंथ। किसके इक्वल होती है, फोर्स बाय लेंथ के इक्वल। फिर फोर्स आ गई सर, mLT-2 अपॉन में लेंथ का फॉर्मूला, L से L कैंसिल, तो क्या बन गया, mL0 T-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। भाई अच्छे से पढ़ेंगे आगे जाके, चिंता ना करो, यूनिट वाइज अभी फिजिक्स में लगे रहो, बस टेंशन ना लो, फिजिक्स ले रखी है तो सब कुछ सीखने को मिलेगा। अब ये तो थी हमारी mLT की फॉर्म में, हमने कुछ जनरल फॉर्मूले जो हमारे यूटिलाइज होने हैं वो कर लिए। अब कुछ ऐसे फॉर्मूले कर लेते हैं जिसमें अदर हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज होता है। 3-4 फॉर्मूले देख लेते हैं। वैसे यहां पे देखो, एक हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q से। अब ये चार्ज होता क्या है, चार्ज होता है हमारा करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। अब ये नई चीज नहीं है, कहीं ये सोचो सर ये है क्या चीज, क्लास 10th के अंदर पढ़ा है आपने, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T। करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, Q इज इक्वल टू क्या हो गया, करंट इनटू टाइम, लिख दिया हमने। करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी हमने बताया था, फंडामेंटल क्वांटिटी है, कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है, और टाइम को हम रिप्रेजेंट करेंगे T से। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ पे, m0 L0 और AT। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। सेकंड क्वांटिटी पे चलते हैं। नहीं जो हमें पता है ना, उन क्वांटिटी को देख रहे हैं हम। पोटेंशियल, पोटेंशियल वर्ड भी आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ा है आपने, क्लियर है, आपने बहुत अच्छे से सुन रखा है पोटेंशियल वर्ड होता क्या है। पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल क्या चीज होती है, वो क्या होती है हमारी, वर्क बाय चार्ज के इक्वल, वर्क बाय चार्ज। घबराओ मत, सिंपल से वही फॉर्मूले यूज होंगे। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mL2T-2, एनर्जी के इक्वल, अपॉन में चार्ज का अभी अभी हमने फाइंड आउट किया था A × T। तो क्या फॉर्मूला बन गया, m हमारा एज इट इज L की पावर 2, A को ऊपर लेके जाएंगे A की पावर -1,
टी को ऊपर लेके जाएंगे टी की -3। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए पोटेंशियल, जिसको हम V से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब पोटेंशियल वर्ड अगर नया नया लग रहा है कुछ बच्चों को तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा, अभी फेमिलियर हो जाएगा पोटेंशियल वर्ड आपका। रेजिस्टेंस, ये तो आपको पता है भाई, ओम्स लॉ पढ़ा है, पूरी 10th में रटा ही यही है। रेजिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल R से। और R इज इक्वल टू किसके होता है सर? V/I के इक्वल। ये तो हमें अच्छे से पता है सर, V/I होता है। और V क्या होता है यहाँ पे? पोटेंशियल। I क्या होता है? करंट होता है हमारा। V पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला mL2A-1 T-3 अपॉन में करंट का क्या था? A इंटू टी, सॉरी करंट का क्या था? ओनली A। तो यहां पे क्या डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा? mL2, A को ऊपर लेके जाएंगे, A-1 ये ऑलरेडी है, A-1 और आ जाएगा, A की पावर -2 T की -3। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए रेजिस्टेंस। लास्ट डायमेंशनल फॉर्मूला एक और देख लेते हैं जो इस फॉर्म में होता है। ये तो मैंने समझा दिया, बहुत कम यूटिलाइजेशन है इनका यहाँ पे, बट क्लास 12th में इनका यूटिलाइजेशन होगा, वहां पे और सीख लेंगे। लास्ट जो टर्म है हमारी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होती है? कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपेसिटेंस क्या मतलब क्या होता है? कैपेसिटर। एक तरीके से आपने देखा होगा जो हमारा फैन होता है उसके ऊपर एक छोटा सा कंडेंसर लगा होता है, कंडेंसर बोलते हैं ना उसको, वही कैपेसिटर भी होता है, जो कि चार्ज को स्टोर करके रखता है। जैसे ही हमारा फैन चलता है वो उसको क्या करता है कि थोड़ा सा पुश कर देता है, धक्का लगा देता है, ऐसे थोड़ा सा घुमा देता है, थोड़ा सा लाइट हम अपना जोश लगाएगी, थोड़ा सा कैपेसिटर लगाएगा और पंखा दौड़ने लग जाएगा। ठीक है, तो C इज इक्वल टू किसके होता है हमारा? Q/V के, चार्ज बाय पोटेंशियल। तो चार्ज के अगर डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो पहले पे पहुंच जाओ भाई, क्या था? AT। पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला सेकंड वाला था, लिख लो भाई, mL2 A की -1 T की -3। M को ऊपर लेके जाओ, M की -1, L का ऊपर कोई काम नहीं है, L की -2, A की -1 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे A की +1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? A की पावर 2, T की -3 ऊपर जाएगा तो T की पावर 4। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए कैपेसिटेंस। बहुत सारे हमने डायमेंशनल फॉर्मूले देख लिए हैं, सारों के नोट्स आपने प्रिपेयर कर लिए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट, किसी प्रकार का कंफ्यूजन लगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अदरवाइज वीडियो को दबा के शेयर कर दो, लाइक करो, कमेंट करो और बताओ आपको फिजिक्स कैसी समझ में आ रही है। कोई भी डाउट, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, कुछ आपको ये लगता है कि सर ऐसे चेंजेस करने चाहिए जिससे हमें और अच्छे से समझ में आएगी, तो वो मुझे बताओ कमेंट करके, मैं उनको इंप्लीमेंट करूंगा। और मेरा मोटिव ये है, बस आपको फिजिक्स समझ में आनी चाहिए। तो मैथ और फिजिक्स में बेफिक्र रहिए, टेंशन मत लीजिए किसी बात की भी। नेक्सा क्लासेज आपके सपोर्ट में, बस आप भी इस चैनल का सपोर्ट कर दीजिए दबा के, चैनल को दबा के शेयर कर दो, हर जगह नेक्सा होनी चाहिए। आपके सपोर्ट में मैं हूं, बेफिक्र रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्सा क्लासेज।